सेकंड क्लास में आज हमारा टारगेट रहेगा कि सॉल्वेंसी रेशियोज को पूरा करें। सॉल्वेंसी रेशियोज को दो रेशियो में बोलते हैं, एक को बोलते हैं लिक्विडिटी रेशियोज, जिन्हें शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी बोला जाएगा। मतलब जो पहली रेशियो हमारे पास निकल कर आ रही है वो सॉल्वेंसी रेशियो में एक को हम बोल रहे हैं क्या, लिक्विडिटी रेशियो रेशियोज। और दूसरी जो हमारे पास है वो उसको बोला जाता है क्या, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। ये सब नोट्स में गिवन है आपको, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज, या सिर्फ क्या बोलते हैं उसको, सॉल्वेंसी रेशियोज भी बोलते हैं। ऊपर दो रेशो है, इस तरफ जगह खाली है, यू कैन कम हियर, उधर जगह खाली है। अच्छा अच्छा, ठीक है। दो तरह की रेशो, लिक्विडिटी रेशोज। लिक्विडिटी रेशोज को शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशोज भी बोला जाता है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशोज भी बोला जाता है इनको। दो रेशोज के अंदर आती है, करंट रेशियो और क्विक रेशियो, ठीक है। इन नोट्स को एक बार देखेंगे फटाफट से। इसके अंदर सारी की सारी थियोरेटिकल चीजें भी हम लोगों ने डिस्कस करी है। आई होप इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। मैं दिखा रहा हूँ इधर। और ऑनलाइन वालों के लिए, ऑफलाइन वालों के पास तो ऑलरेडी नोट्स हैं। यस, जस्ट सी, इज इट विजिबल? क्या दिख रहा है आपको? कैन यू सी दिस? यस सर। Yes, sir. ठीक है जी। तो यहाँ हम लोग लेके चल रहे हैं अब आपके सामने वो डिस्कशन जो हमने पहले चैप्टर वन में डिटेल से पढ़ा था, उसी का डिस्कशन में लेके चल रहे हैं आपके सामने। दो तरह के रेशो हमारे सामने आ रही हैं, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, फंक्शनल क्लासिफिकेशन, ये हम पिछले क्लासेस में कर चुके थे आपके सामने। लिक्विडिटी रेशोज में पहली रेशो है करंट रेशो। करंट रेशो को वर्किंग कैपिटल रेशो भी बोलते हैं और बैंकर्स रेशो भी बोलते हैं। ये इंडिकेटर होता है फर्म्स एबिलिटी टू प्रॉम्प्टली मीट इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। ये बताता है कि कितनी है वर्किंग कैपिटल की एक्सटेंट। कैसे भाई? करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे तो क्या निकल आएगा? वर्किंग कैपिटल निकल आएगा। बट इट, ये उसको शो करता है। थोड़ा और आगे चलें जरा, आइए देखें। ये सब जो चीजें आपको दे रखी हैं, इस पर वन मार्कर क्वेश्चन बनते हैं। ये सब जो चीजें छोटी छोटी दे रखी हैं आपको, जो मैंने बुलेट पॉइंट बना के दे रखी हैं, इस पर आपको दिखेगा शायद सीयूटी पे क्वेश्चन बन जाए। क्योंकि सीबीएसई एग्जाम्स में इतना कंटेंट को डीपली जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन सीयूटी में देयर इज अ चांस। अच्छा, excess of current assets over current liability provide a measure of safety margins available against uncertainty in realization of current assets and flow of fund। करंट असेट्स को यूज करके तभी तो आप क्या करते हैं, करंट लायबिलिटी की पेमेंट करते हैं। क्या कभी ऐसा सुना है कि नॉन करंट असेट्स को बेच के फिर आपने करंट लायबिलिटी की पेमेंट करी है? अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप शॉर्ट रन में क्या है, इंसॉल्वेंट है भाई, बहुत खतरनाक सिचुएशन से चल रहे हैं। दिस रेशियो शुड बी रीजनेबल, ना ज्यादा बड़ी है ना ज्यादा छोटी होनी चाहिए। रीजनेबल रेशियो क्या मानी जाती है इंडिया में? 2:1 मानी जाती है। कि आपके पास 2 लाख रुपए के क्या थे, करंट असेट्स थे, और 1 लाख की करंट लायबिलिटी पे करने के बाद आपके पास 1 लाख रुपए बचा है, जिसे आप डे टू डे एक्टिविटीज में शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए करेंगे इस्तेमाल। तो वही तो है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। लेकिन अगर आपकी रेशियो इससे कम चली जाती है तो खतरा है, और इससे ज्यादा चली जाती है तो मतलब आपने क्या कर दिया, एक्सेसिव मनी इन्वॉल्व कर लिया अपनी करंट एसेट्स में। इस रेशो, अच्छा, लोअर रेशो एंडेंजर्स बिजनेस एंड पुट इट एज, बेटा नहीं नहीं, 2:1 बोला तो मैंने। अरे, डे टू डे के खर्चे कैसे निपटाओगे भाई तुम? लेकिन अगर 2.5, 3, 4, 5, 7 ऐसे चली जाए तो वो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, ये कह रहा है कि वेरी हाई करंट रेशियो इंप्लाइज हैवी इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स व्हिच इज नॉट अ गुड साइन एज इट रिफ्लेक्ट्स अंडर यूटिलाइजेशन और इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। 2:1 मानी जाती है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला होता है। अब एक और चीज मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी क्यों रखा जाता है, जरा ध्यान से देखिएगा। बचपन में आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, बचपन में, कि भाई आप बड़ी में से छोटी संख्या को डिवाइड कर, बड़ी वाली में से छोटी को डिवाइड करेंगे ना आप, तो हम मान के चलते हैं एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कि हमारी करंट असेट्स आर मोर देन करंट लायबिलिटीज। बस यही रीजन है कि आप करंट असेट्स को न्यूमरेटर में रखते हो और करंट लायबिलिटी को डिनोमिनेटर में रखते हो। अदरवाइज बोलने वाला तो ये भी बोल सकता है कि सर करंट लायबिलिटी अपन में करंट असेट्स क्यों नहीं कर रहे हो? नो नहीं, सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स मैंने पूरी अकाउंटिंग बताया, प्लस माइनस मल्टीपल डिवीजन, परसेंटेज कैलकुलेट करना, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ भी वही है, बस न्यूमरेटर में रखी जाएगी बड़ी संख्या, डिनोमिनेटर में रखी जाएगी छोटी संख्या। इसीलिए अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो रेशो दिखेगी आपको 2 या 2 से ज्यादा की कैटेगरी में, कम हो जाएगी तो क्या दिखेगा, 0.5:1, ऐसा करके दिखेगा आपको।
ठीक है जी, तो इस चीज का ध्यान रखना है। और इसमें कोई दिमाग वाली चीज है ही नहीं, सिंपल सा है कि भाई करंट असेट्स इज न्यूमरेटर साइड और करंट लायबिलिटीज ऑन डिनोमिनेटर साइड। अब करंट असेट्स के अंदर क्या क्या कंपोनेंट थे वो हमने चैप्टर 1 में बहुत डिटेल में पढ़ा था। ये बोल रहा है कि करंट असेट्स वो होती हैं विच इज एक्सपेक्टेड टू रियलाइज, मतलब पैसा है उसके बदले में, इंटेंडेड सेल और कंजप्शन इन कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, या 12 महीने के अंदर अंदर, याद है ना, प्राइमरीली फॉर द पर्पस ऑफ क्रेडिट। सब डेफिनेशन ने वहां पड़ी थी, इसलिए मैं फिर ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है ये भी बताया था आपको। आपको ये भी करके दिखाया था ना कि भाई ऑपरेटिंग साइकिल 10 महीने का, पेमेंट पीरियड 12 महीने का, करंट है नॉन करंट है, याद है चैप्टर 1 में डिटेल में करते हैं, इसलिए वी आर नॉट गोइंग टू डीप। हाँ, करंट असेट्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है वो हम दोबारा से पढ़ लेते हैं। आपने जब बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर पढ़ा था तब ये चीजें डिटेल में पढ़ी थी। इसके अंदर शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर इंक्लूड होती हैं, चाहे वो ट्रेड हो या नॉन ट्रेड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर। ठीक है। इन्वेंट्रीज इसके अंदर इंक्लूड होती हैं, पूरी की पूरी इन्वेंट्री। लेकिन एक चीज का ध्यान रखेंगे, जब हम इन्वेंट्री की बात करेंगे तो लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं जरा समझिए। लूज टूल्स होते हैं प्लास पेज पे हथौड़ी वगैरह, आपका स्क्रू ड्राइवर। तो अगर किसी को खरीदना है तो नया खरीदेगा ना मार्केट, आपको पुराना क्यों यूज करेगा। स्पेयर जो होते हैं वो हमारी फैक्ट्री के स्पेयर्स होते हैं, जरूरी थोड़ी दूसरे वाले की फैक्ट्री पे भी लगे। भाई आपके पास हुंडई का मॉडल है, मेरे पास मारुति का मॉडल है, तो मेरे स्पेयर पार्ट थोड़े लगेंगे आपकी गाड़ी में। कस्टमाइज होते हैं, कई सारी चीजें नहीं लगते हैं इसके अंदर, ये भी बेकार है। स्टोर्स कहते हैं किसको, लुब्रिकेंट्स, मोबिल ऑयल, ग्रीस, सॉफ्ट कॉटन, ये तो लोग बाहर से खरीद लेंगे। अब भैया थोड़ा ग्रीस दे दो, क्यों दे दो, खरीद लो, इंडस्ट्रियल ग्रीस मिलता है। मोबिल ऑयल लुब्रिकेंट आपको बाहर से मिल जाएगा, नोबडी इज गोइंग टू परचेज। अगर आपके पास है भी तो आप उसे बेचेंगे नहीं। गॉट इट। तो इसीलिए क्या करा जाता है कि लुब्रिकेंट्स हो गया और बाकी सारी की सारी चीजें, जब जरूरत पड़े तो बंद कर लेना, ये सारी की सारी चीजें क्या होती है, आप पैसा इनसे मिलता नहीं है, ये मतलब कूड़े के भाव जाता है। इट हैज नो सिग्निफिकेंस टू जज आपकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। कोई कहता है मेरे पास लूज शूज पड़े हैं 5 करोड़ रुपए के, तो क्या करना है इसका, अरे बेचने जाओ, किलो के भाव बिकेगा वो तो, है ना। तो इट हैज नो सिग्निफिकेंस, इसलिए हटा दिया जाता है। हमारा पर्पस है कि हम असेट से कितना पैसा रियलाइज कर पाएंगे, वो हमारा पर्पस। बाकी सब बेकार है। तो आगे बोल रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल इसके अंदर इंक्लूड होता है, डेटर भी इंक्लूड होता है, बीआर भी इंक्लूड होता है। डेटर के लिए अंदर लेकिन क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हटा देते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का क्या मतलब है भाई, कि दीज डेटर आर डाउटफुल, इसलिए तो प्रोविजन बनाया। प्रोविजन का मतलब ये बना कि डाउटफुल, वैसे तो मैंने बताया था आपको कि डेटर में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस नहीं करना है, लेकिन लिक्विडिटी रेशियो में हम क्या करते हैं, जिसमें हल्का से भी डाउट हो हटा दो भाई किनारे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बैड डेट तो ऑलरेडी हो चुके होंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मतलब डाउटफुल लोग हैं, इन्हीं पे हटा के किनारे कर दिया। वी आर ऑन पेज नंबर 3 पे, हम पेज नंबर 3 पे, बाकी लोग ध्यान देख के चलेंगे। आई होप नोट्स आर देयर विद एवरीबडी। मैंने क्लास ग्रुप पे भी डाला हुआ था नोट्स, है ना। ठीक है। इसके बाद बारी आती है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक, बैंक ड्राफ्ट, ये सब। प्रोविजन फॉर डाउटफुल हटा दिया। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आ गया। अदर करंट एसेट्स, इसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एक्रूड और इन्वेस्टमेंट, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, और फिक्टिशियस एसेट्स कोई भी। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं, लॉसेस होते हैं। वो लॉसेस जो हम अगले फाइनेंशियल ईयर में राइट ऑफ करने जा रहे हैं वो हम इसका पार्ट नहीं बनाएंगे, क्योंकि तो बेकार एसेट्स है, वो तो अनरिटर्न ऑफ लॉसेस थे जिन्हें हमने बैलेंस शीट में दिखाया, दे आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन दिस। खत्म। अच्छा, वो एंटरप्राइजेस जिससे हम गुड्स एंड सर्विसेज बेचते हैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्शन में, उन्हें हम डेटर बोलते हैं, और डेटर क्या करते हैं, वो इससे बीआर बनता है। और इसी तरह से जिनसे हम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्शन में क्या खरीदते हैं, गुड्स खरीदते हैं, सर्विसेज लेते हैं, उन्हें क्रेडिटर, पैसा नहीं देते, उन्हें क्रेडिटर बोलते हैं, और उन्हीं से क्या बनता है, बिल्स पेबल। मैंने आपको बताया था कि अगर आप मशीनरी उधार खरीदते हैं तो किस कैटेगरी में चला जाएगा वो, अदर नॉन करंट लायबिलिटी की कैटेगरी में। ठीक है जी, चला जाएगा ना। अगर आप मशीन खरीदने के लिए एडवांस देते हैं तो क्या बन जाएगा, वो कैपिटल एडवांस बन जाएगा, नॉन करंट एसेट्स की कैटेगरी में। वो डेटर और बीआर नहीं बनता, बिल्कुल नहीं बनेगा। डेटर और बीआर शब्द या क्रेडिटर और बीपी शब्द कब आएगा, जब गुड्स की खरीदने बेचने में क्या हो, क्रेडिट ट्रांजेक्शन चले, तब आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। सब साइन। करंट लायबिलिटी वही एक्सपेक्टेड टू अकर, एक्सपेक्टेड टू बी पेबल विद इन ऑपरेटिंग साइकिल या 12 मंथ, ये सब नहीं देख रहा हूँ। क्या क्या इंक्लूड होती है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग इंक्लूड होती है, याद है ना, शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर हमने बहुत सारी चीजें बोली थी, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट बोला था, वो सब चीजें बोली थी। ट्रेड पेबल, बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स,
Other current liabilities, current maturities of long-term debt, interest accrued and due on borrowings, interest accrued and not due on borrowings, income received in advance, unpaid dividend, application money received allotment, unpaid matured deposits and interest, unpaid matured debenture and interest, calls in advance, other payable, जैसे provident fund payable, employees state insurance payable, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, ये सब क्या है आपके अदर करंट लाइबिलिटी की कैटेगरी, करंट लाइबिलिटी की कैटेगरी में चला जाता है। भाई जीएसटी का सेटलमेंट तो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही अंदर होगा ना, या तो आपको लेना होगा या आपको देना होगा। ठीक है। अच्छा, आपको मालूम है, जब 11th बचपन में पढ़ा था, शायद नहीं पढ़ा था, सेटलमेंट में इनपुट और आउटपुट को एडजस्ट करके, अगर इनपुट इज मोर देन आउटपुट तो उसे एसेट्स में दिखाते थे, और अगर आउटपुट इज मोर देन इनपुट तो उसे कहाँ दिखाते थे, लायबिलिटी में। तो या तो वो इनपुट की फॉर्म में दिखेगा या आउटपुट की फॉर्म में दिखेगा। ऐसा नहीं होगा कि इनपुट दिखेगा एसेट्स में और आउटपुट दिखेगा लायबिलिटी में, ऐसा नहीं दिखेगा। हालांकि जब हमने 11th में क्वेश्चन कराया था तो यही बोला था कि भाई इनपुट को एसेट्स में डाल देना, आउटपुट को लायबिलिटी में डाल देना, लेकिन नहीं, ये सेट ऑफ होते हैं। तो सेट ऑफ होने के बाद इफ इनपुट इज मोर देन इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन एसेट साइड, वो भी करंट एसेट्स की कैटेगरी में। और अगर क्या हो जाएगा, आउटपुट इज मोर, दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द करंट लायबिलिटी की साइड में, कहां पर, लायबिलिटी में दिखेगा। ठीक है जी। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, एक बच्चा पूछा था, वो सब इंक्लूड होते हैं यहाँ पर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट यहाँ नहीं दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा, वो तो वहां लग गया, लेटर में से माइनस हो चुका है, वो तो दिखेगा ही नहीं यहाँ पर। Got it? ये कंसेप्ट है जो आपको सीनियर क्लासेस में काम आएगा, लेकिन आपको 12th में यही कंसेप्ट, वर्किंग कैपिटल का मतलब था करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। लेकिन रियल कंसेप्ट पता है क्या होता है, इफ somebody asks you what is gross working capital, what you will answer, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स में से अगर मैं क्या माइनस करूंगा, करंट लायबिलिटी, तो क्या बन जाएगा मेरा, नेट वर्किंग कैपिटल। लेकिन हम सिर्फ वर्किंग कैपिटल अगर बोल रहे हैं तो मतलब नेट की बात कर रहे हैं। तो अगर ग्रॉस बोलेंगे तो मतलब क्या होगा, करंट एसेट्स की बात होगी। दिस इज फाइन। लेकिन आपको सिर्फ करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी ही लेके चलना, आपको क्रॉस नेट के चक्कर में नहीं पड़ना, आपको सिर्फ वर्किंग कैपिटल को ध्यान देके चलना। अब हमने करंट एसेट्स का फॉर्मूला तो देख लिया था, जरा देखिए कि क्विक रेशो कैसे निकाली जाती है। अच्छा, यहाँ देखिए, क्विक रेशो के लिए हम बोल रहे हैं लिक्विड रेशो या एसिड टेस्ट रेशो बोल रहे हैं। ये शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का इंडिकेटर है कि शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी कंसर्न की क्या है। इस रेशो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए होती है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए अच्छी नहीं बनती है। और डिक्लाइन इन क्विक रेशो इंडिकेट्स ओवर ट्रेडिंग विच इज हार्मफुल फॉर द कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन। क्विक रेशो 1:1 कंसिडर करी जाती है, बेस्ट है। और इसको कैलकुलेट करते समय दो चीजों का, दो क्या एक ही चीज का ध्यान रखना है आपने, इन्वेंट्री पूरी हटा दो, इन्वेंट्री पूरी हटा दीजिए। क्यों हटा दीजिए इन्वेंट्री पूरी, बताइए। क्योंकि इन्वेंट्री है स्टॉक। स्टॉक स्टॉक क्यों बोला, क्योंकि बिका नहीं। स्टॉक को स्टॉक क्यों बोला जाता है, बताइए जरा। क्योंकि नहीं बिका वो। हाँ, बिकेगा तो क्या होगा, वो डिस्काउंट में जाएगा या सस्ते का माल रास्ते में जाएगा, ऐसे करके जाएगा। तो हम इसको यहाँ हटा देते हैं। फिर एक और चीज करते हैं, हम क्या करते हैं फिर, इसको हटाने के साथ साथ वी जस्ट रिमूव वन मोर पोर्शन फ्रॉम हियर। एक और चीज हम हटा के चलते हैं यहाँ पर, वो क्या होता है जरा देखिए। उसे कहते हैं हम लोग क्या, एडवांस एक्सपेंसेस, एडवांस एक्सपेंसेस या प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये दोनों भी यहाँ से हटाए जाते हैं। आप बोलेंगे सर एडवांस तो हमने दे रखा है, अवर मनी इज लाइंग विद समबडी एल्स। हमने कहा ठीक है भाई, आपको पैसा किसी के पास रखा हुआ है तो दैट्स वंडरफुल, लेकिन जब आपको उस पैसे की जरूरत हो तब क्या होगा, अब वो मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा, है ना। मैंने पिछली क्लास में भी एग्जांपल लिया, जैसे मान लिया हर्षिल ने क्या किया कि अपने एंगेजमेंट के बाद अपनी शादी के लिए क्या करा, एक फ्रेंच फर्नीचर बाहर से ऑर्डर करा, शानदार बिल्कुल, करीब करीब 50 लाख लगा के। और कोर्टशिप पीरियड था करीब करीब 4-6 महीने का। 4-6 महीने में देख लिया उसने कि हर्षिल जो है वो यारों का यार है, परिवार से उसे कोई लेना देना नहीं बनता, तो उन्होंने कहा तुम्हारे साथ हमारी ना चल पाएगी। और एंगेजमेंट से, वैसे ना हो तुम्हारे साथ ऐसा, एंगेजमेंट से 2 महीने पहले उसने बोला सॉरी ब्रो, ब्रो सॉरी ब्रो तो नहीं बोलेगी ना, क्या बोलेंगे अगर ऐसा कुछ बोलेंगे तो, बेबी कैसे बोलेगी यार वो। क्या बोला जाता है जब किसी के साथ ब्रेकअप कर रहे होते हैं, तो आप लोगों को अच्छे से मालूम होगा ना। कोई तो बताओ यार, मुझे आगे बढ़ना है। ऑनलाइन में कोई बता दे, चलेगा। मतलब एकदम से वक्त, सुनो, वक्त बदला, जज्बात बदला, हालात बदले, ऐसे नहीं भाई। अच्छा सॉरी, हाँ ऐसा बोल सकते, सॉरी मैन,
वी कांट मूव ऑन बोलेंगे ना सब, नहीं वी कांट गो ऑन। चल अब छोड़ो, अब हम इस पर नहीं पढ़ना। एनीवे, फिर तो उसका झने से टूटा सपना। उसने करीब करीब 20 लाख रुपए एडवांस दे रखा है उसको, और जाके क्या बोलता है कि भाई अब तो सब कुछ खत्म है, ऑर्डर कैंसिल है। कहता भाई साहब मैं तो पेंट करवा रहा हूँ उस पे, ऑर्डर क्या कैंसिल हो गया। तो समझदार लोग क्या करते हैं, कैंसिलेशन क्लॉज रखते हैं कि अगर 3 महीने में कैंसिल करोगे तो 50, 40%, 80% देंगे, 2 महीने में करोगे, 1 महीने में करोगे, ठीक है, ऐसा करके चला जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि आपने किसी को एडवांस दिया, बट एज एंड व्हेन वी नीड इट इन अ डायर इमरजेंसी, उसका मिलना तो बड़ा मुश्किल है। अब अगर आप फ्रेंच फर्नीचर इसके घर में भी टिका दे तो कैसे बेचेगा इसे? वो तो बेच भी लेगा किसी और को, ये कैसे बेचेगा? और ये बोल के देगा कि क्यों बेच रहे हो भाई साहब इतना बढ़िया। अरे यार वो सगाई टूट गई, फिर तो कोई ना ले। सो इट इज डिफिकल्ट। इसीलिए क्या करते हैं, जब हम लिक्विड रेशियो की कैलकुलेशन करते हैं, किसी भी तरह के एडवांस को हटा देते हैं, इन इवन इफ इट इज अ प्रीपेड टैक्स। प्रीपेड टैक्स को आप कैसे एडजस्ट करते हैं? प्रीपेड टैक्स आपने दे दिया, फिर आप रिटर्न भरते हैं, फिर आपका टैक्स का डिफरेंस आता है, या तो डेफर्ड टैक्स एसेट्स बनेगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगा, और बियॉन्ड वन फाइनेंशियल ईयर चला जाता है। हम तो शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं। अरे भाई ठीक है, तुम्हें लॉस हो गया, तुम सरकार से क्लेम करोगे ना, तो सरकार उसी फाइनेंशियल ईयर में थोड़ी दे रही है तुम्हें पैसा। और ये तो क्या करें, विद इन ऑपरेटिंग साइकिल, विद इन फाइनेंशियल ईयर बोल रहे हैं, विद इन 12 मंथ बोल रहे हैं। इसलिए हम ऐसा नहीं करते। फिर देखो, एक छोटी सी बात समझना आप लोग। हमने आपको बोला कि शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी है, और हमने आपको बताया था कि बैलेंस शीट के जो आइटम होते हैं वो कैसे दिखते हैं। यू कैन सी हियर, वी हैव एसेट्स जो किसके बराबर होती है, कैपिटल के बराबर होती है, प्लस किसके बराबर होती है, लायबिलिटीज, जो कि कौन सी वाली होती है, एक्सटर्नल होती हैं। और इसको दो हिस्सों में बांट दिया जाता है, नॉन करंट लायबिलिटी और किसको, करंट लायबिलिटी में बांट दिया जाता है। इसे इसको दो हिस्सों में बांट दिया जाता है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स की कैटेगरी में। अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, तो माई एंटायर फोकस विल बी ऑन दीज टू आइटम्स। करंट रेशियो की फॉर्म क्या बनेगा, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। और अगर मैं क्विक रेशियो कैलकुलेट करूंगा तो क्या करूंगा, करंट एसेट्स को पहले क्विक एसेट्स में कन्वर्ट करूंगा। उसमें कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरी इन्वेंट्री हटानी पड़ेगी और पूरा प्रीपेड एक्सपेंस हटाना पड़ेगा। वो सब हटा दूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, लिक्विड एसेट्स आ जाएगा। यानी कि अगर मैं बोलूं क्या, कि लिक्विड एसेट्स अगर मैं निकाल रहा हूं, तो वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा करंट एसेट्स में से माइनस कर दिया जाए क्या, पूरी की पूरी इन्वेंट्रीज, और पूरा का पूरा क्या, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब माइनस कर दिया जाएगा, तो मेरे पास जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, लिक्विड एसेट्स बचेगा। ठीक है। क्या कोई लिक्विड लायबिलिटीज भी होती है? मैंने आपको बताया था कि देर इज नो स्टैंडर्ड टर्म। हाउएवर, अगर मैं करंट लायबिलिटी में से बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस कर दूं तो उसे लिक्विड लायबिलिटी बोला जाएगा। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है क्या, सीयूटी के लिए, सीबीएसई के सिलेबस में इस तरह की छेड़खानी आपसे नहीं करेंगे, बट यू शुड बी नोइंग अबाउट द कंसेप्ट। जब मैंने थ्योरी पढ़ाई थी इस चैप्टर की तब बताया था ना, देर इज नो स्टैंडर्ड टर्म। समवेयर लिक्विड लायबिलिटी मीन्स बैंक करंट लायबिलिटी माइनस ओवरड्राफ्ट, समवेयर इट इज ट्रीटेड एज अ ऑर्डिनरी थिंग। वैसा करके चल रहे हैं। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला जो था आपका, वो क्या था, करंट रेशियो का फॉर्मूला, दैट इज करंट एसेट्स अपॉन में किसके बराबर, करंट लायबिलिटीज के बराबर। और क्विक एसेट्स, क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या आपके पास है, वो है क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स अपॉन में क्या, करंट लायबिलिटी। दो फॉर्मूले आपके पास। थोड़ा और देखते हैं कि थ्योरेटिकली क्या चीज लिखी हुई है यहाँ पर। करंट लायबिलिटी बोला आपने, ट्रेड पेबल बोला, अदर करंट लायबिलिटी, ये सब हम पढ़ चुके हैं नीचे तक, कॉल्स इन एडवांस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस पढ़ चुके हैं। लिक्विड पे हम आ गए थे यहाँ पर। लिक्विड के अंदर क्या बोला हम लोगों ने, आ, इसको कैलकुलेट करते समय हम क्या करते हैं, इन्वेंट्री एट द एंड यानी क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, इन्वेंट्री एट द एंड, क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस करते हैं। आप बोलेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री को क्यों अरे ओपनिंग इन्वेंट्री तो पिछले साल की थी ना भाई, वो तो पिछले साल की कैलकुलेशन में यूज हुई होगी। हमने गुडविल की कैलकुलेशन में बताया ना, अगर कुछ ना बोला जाए तो स्टॉक को क्या मान के चलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक मान के चलते हैं। यहाँ भी अगर स्टॉक आपको बोला जाए लेना है, तो आपको क्या करना है, करंट ईयर की अगर आपको कोई रेशियो निकालनी है तो आपको क्लोजिंग स्टॉक लेना पड़ेगा। हाँ, जहां कोई बोल दे कि भाई एवरेज इन्वेंट्री लेके चलनी है, जैसे आगे क्वेश्चंस में आएगा एवरेज इन्वेंट्री, तब हम ओपनिंग और क्लोजिंग का क्या करते हैं, एवरेज निकाल के चलते हैं। लेकिन यहाँ एवरेज का कोई यूज ही नहीं है। यहाँ तो स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक पे, और प्रीपेड एक्सपेंसेस एडवांस से हट जाते हैं। अच्छा, ये करंट रेशियो से ज्यादा अच्छी मानी जाती है, क्योंकि बिजनेस की लिक्विडिटी रियल पोजीशन यही शो करेगी। और इसे क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री चेक होता है लिक्विडिटी पोजीशन में, इसलिए इसे एसिड टेस्ट रेशियो भी बोला जाता है। क्विक एसेट्स और करंट एसेट्स उसको कहते हैं
विच कैन बी कन्वर्टेबल टू कैश इमीडिएटली या शॉर्ट नोटिस पर। अब आपने एडवांस टैक्स भर रखा है, आप सरकार को बोलते हो, सुनो सरकार, हमें पैसे की तुरंत जरूरत है, हमारा टैक्स सेटल करो। वो कहेंगे पागल है क्या, पैसे सेटल कर दे तेरा, विल टेक टाइम। नहीं कर सकते आप ऐसा। हाउ कैन यू आस्क गवर्नमेंट ऑफिशियल की भी मेरा पहले कर दो, कहेंगे पहले कर दो तो लाओ, पहले दो कुछ हमें। ऐसा नहीं हो पाएगा आपके साथ। एसेट्स किसके बराबर है, टोटल करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री प्रीपेड माइनस कर दें, या फिर हम क्या करें, कैश जोड़ दें, बैंक जोड़ दें, मार्केटेबल जोड़ दें, ट्रेड रिसीवेबल जोड़ दें, शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस जोड़ दें, अदर करंट एसेट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस और फिक्टिशियस को हटा के। ठीक है जी। एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना प्लीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को क्या है, माइनस नहीं करना है। क्योंकि वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन लिक्विडिटी रेशियो का पार्ट नहीं है, वो रूटीन कैलकुलेशन का पार्ट है। तो जब कभी भी वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन करेंगे, तो क्या, ये जो आप कहना पूरा इन्वेंट्री, ये सब चीजें आप इसको डिडक्ट नहीं करना है। करंट एसेट्स को नॉर्मल करंट एसेट्स लेके चलना है, करंट लायबिलिटी को नॉर्मल लेके चलना है। लेकिन अगर उसी का इस्तेमाल अगर आप कहाँ कर रहे हैं, जैसे कई बार एक क्वेश्चन आपको दिख जाएगा कि भाई आपको बोले कि भाई करंट रेशियो निकालो, करंट एसेट्स आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, वर्किंग कैपिटल गिवन है। तो वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन, जब आप वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन अगर आपको दे रखी है, तो उसमें जब आप वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी लेके चलेंगे, तो करंट एसेट्स पूरा लेके चलेंगे, डिडक्टेड वाला नहीं लेके चलेंगे। लेकिन जब आप तुरंत से करंट रेशियो निकालेंगे, तो करंट एसेट्स में से वो इन्वेंट्री वगैरह हटा के चलेंगे। ऐसा एक क्वेश्चन आएगा, मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है जी। अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, एक थोड़ी सी चीज और सीख लें। एक दो क्वेश्चन करंट और क्विक के करने के बाद देन आई विल गो टू द सॉल्वेंसी रेशियोज पर। पहले देखें जरा यहाँ पर क्या देखना है। बढ़िया, और झुक जाओ थोड़ा घुटनों तक, है ना, साष्टांग आसन लगा लो। मुंडी झुकी जा रही है तुम्हारी, इतना नजदीक से। देखिए आगे, ये बताइए मुझे, जब हमने पार्टनरशिप पढ़ी थी तो शेयर होल्डर फंड जैसी कोई चीज थी नहीं। ठीक है, शेयर होल्डर फंड नहीं था। लेकिन जब हमने पार्टनरशिप पढ़ी थी तो देयर वाज एन आइटम जिसे कहते थे कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है बताइए, टोटल एसेट्स, पार्टनरशिप में टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, कौन सी वाली, एक्सटर्नल वाली। क्लियर है, कैपिटल एम्प्लॉयड ऐसे निकलता था। तो अगर मैं गुडविल की बात करूं, पार्टनरशिप वाले चैप्टर की बात करूं, तो जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते थे, उसका सीधा सा फॉर्मूला होता था। दो अप्रोच बताई थी ना आपको हमने, एक बताई थी एसेट्स अप्रोच, एसेट साइड, और एक बताई थी क्या, लायबिलिटी साइड अप्रोच, ये बोली थी। तो जब हम एसेट साइड अप्रोच लेते थे तो क्या लेके चलते थे, टोटल एसेट्स, और किसका फॉर्मूला बोल रहे थे हम लोग, कैपिटल एम्प्लॉयड का। क्या फॉर्मूला बोलते थे, कैपिटल एम्प्लॉयड। इसे लिखने की जरूरत नहीं, पहले पढ़ रखा है। किसके बराबर होता था ये, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, कौन सी वाली, एक्सटर्नल वाली। ये हम फॉर्मूला लेके चलते थे लेके। टोटल एसेट्स किसके बराबर है, टोटल लायबिलिटीज, लेकिन कौन सी वाली, एक्सटर्नल वाली। ठीक है, ये तो लेके चलते थे, कौन सा वाला, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला। और यहाँ क्या लेके चलते थे हम लोग बताइए, लायबिलिटी साइड अप्रोच में क्या करते थे, हम लेके चलते थे क्या, कैपिटल, ऐसे करते थे, करंट अकाउंट, ऐसा करते थे, प्लस क्या करते थे, रिजर्व एंड सरप्लस, ये सब चीजें जोड़ते थे। और कुछ जोड़ते थे नहीं, सिर्फ इसी कंपोनेंट को लेके चलते थे, यही हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड होता था पार्टनरशिप में। इज दैट ओके। लेकिन कंपनीज में ना चीजें बदल जाती हैं। कैसे बदलते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। जब हम बात करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड की, किसके केस में, कंपनीज एक्ट के केस में, तो हम ये पोर्शन जोड़ते हैं, ये वाला पोर्शन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ रहे हैं देखो, कैपिटल प्लस क्या जोड़ रहे हैं हम लोग, नॉन करंट लायबिलिटी जोड़ रहे हैं। क्योंकि इन केस ऑफ कंपनी, कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्लूड्स ओनर्स फंड एज वेल एज लॉन्ग टर्म बोरोड फंड। ये गुडविल के चैप्टर में मैंने बार बार लिखवाया था उस जगह पे। लेकिन जब हम पार्टनरशिप की बात करेंगे तो कौन से फंड आते हैं, सिर्फ ओनर्स फंड आते हैं, आउटसाइडर फंड नहीं आते हैं। भाई कंपनी क्या करती है, शेयर के फॉर्म में पैसा लेती है और डिवेंचर की फॉर्म में भी पैसा लेती है। तो और डिवेंचर वो भी कौन से, लॉन्ग टर्म। तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड बनेगी, क्या बनेगी इस केस में, क्या बनेगी, ये जो कैपिटल है, इसको हम नाम देते हैं क्या, इक्विटी। इसको नाम देते हैं इक्विटी, या इसे क्या बोलते हैं हम लोग, शेयर होल्डर्स फंड भी बोलते हैं। या इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोपराइटर्स, प्रोपराइटर्स फंड भी बोलते हैं। इसे इक्विटी भी बोला जाता है, शेयर होल्डर फंड भी बोला जाता है, प्रोपराइटर फंड भी बोला जाता है। यानी कि जब हम
कंपनी के केस में बात करेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू व्हाट? शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट प्लस डेट प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है जी। तो अगर मैं इस कंपनी के केस में बात करूं तो लायबिलिटी साइड अप्रोच कैसे बनेगी आपकी बताइए। इसमें क्या जोड़ा जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा इसके अंदर? कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी इक्वल टू व्हाट? लिखा जाएगा क्या? शेयर होल्डर्स फंड प्लस क्या करेंगे हम लोग? लॉन्ग टर्म डेट यूज करेंगे। सिंपल। या क्या बोलेंगे इसको? नॉन करंट लायबिलिटीज बोलेंगे। ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकले। लेकिन जब हम एसेट साइड अप्रोच में जाएंगे तो क्या दिखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड? बिल्कुल तरीका वही रहेगा। क्या रहेगा? टोटल एसेट्स माइनस सिर्फ क्या करेंगे? करंट लायबिलिटीज करेंगे। कैसे जरा देखिए। ये टोटल एसेट्स है और ये तो जुड़ के क्या बन गया? लायबिलिटी साइड वाला कैपिटल। तो बचा क्या? सिर्फ करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे। तो टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज माय कैपिटल एम्प्लॉयड इन केस ऑफ कंपनीज। जबकि इन केस ऑफ पार्टनरशिप क्या था? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल वाली। इस पर पिछले साल बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आया था। इस कंसेप्ट में क्वेश्चन आया था बोर्ड के पेपर में। पार्टनरशिप में क्वेश्चन आया था इस पर। ठीक है। एक बच्चे ने उस क्वेश्चन को चैलेंज किया। उसका आंसर गलत था। उसने क्या कर दिया था? उसने जब इसकी कैलकुलेशन करी, क्योंकि देखो कैपिटल एम्प्लॉयड तो हमने गुडविल में थोड़ा सा पढ़ा था। अभी जब आप रेशियो एनालिसिस पढ़ेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड भर भर के हर जगह पढ़ना पड़ेगा आपको। बहुत जगह इस्तेमाल होगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनीज एक्ट में क्या फॉर्मूला बना है? कैपिटल का फॉर्मूला बना टोटल एसेट्स माइनस क्या? करंट लायबिलिटी। उस बच्चे ने क्या किया? गुडविल की कैलकुलेशन करते समय लिख दिया टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। और क्वेश्चन के पेपर में लॉन्ग टर्म लोन और करंट लायबिलिटी दोनों दे रखा था। उसे क्या करना चाहिए था? पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन में टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल वाली कर देनी चाहिए थी। लेकिन उसने क्या कर दिया? टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करके आंसर निकाला अपना और क्वेश्चन चैलेंज कर दिया। तो वो आंसर शीट आई थी मेरे पास चेक होने के लिए। ठीक है। और ये कंफ्यूजन फिर मैं टीचर ओरिएंटेशन प्रोग्राम लेने के लिए गया था बाद में समर वेकेशन में। पेपर वेपर चेक होने के बाद वहां पर एक टीचर के साथ वो कह रहा नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता। कैपिटल एम्प्लॉयड तो टोटल एसेट्स माइनस क्या होती है? करंट लायबिलिटी ही होती है। मैंने कहा ऐसा नहीं है भाई। आप जरा ढंग से पढ़ लीजिए कंपनीज एक्ट को भी और पार्टनरशिप को भी तो आपको पता चलेगा। कहता प्रूफ दिखाइए। तो मेरे पास था। बोर्ड में दिखा, बोर्ड के पेपर में बच्चे का नंबर खत्म हुआ था। मेरा अगर सीबीएसई ने कर रखा होगा तो मैं मानूंगा। मैंने कहा ले भाई तू सीबीएसई वाला ले। स्क्रीनशॉट बनाया उसका मार्किंग स्कीम का उसको भेज दिया। देन ही एग्रीड। कितना बड़ा मिसकंसेप्शन है। पार्टनरशिप में जब आप करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड तो क्या करेंगे? टोटल एसेट्स माइनस क्या करेंगे? टोटल लायबिलिटी। नॉन करंट और करंट दोनों माइनस करेंगे बेटा ध्यान रखना। लेकिन जब हम पार्टनरशिप की बात करें इसीलिए मैं दोनों लिख रहा हूँ। और पार्टनरशिप लिख रहा हूँ नीचे क्या लिख रहा हूँ? कंपनीज एक्ट वाला लिख रहा हूँ। ये बहुत बड़ी गलती है जो लोग कर सकते हैं। यहाँ आपको लेना टोटल एसेट्स में से क्या करना है? सिर्फ करंट लायबिलिटीज लेके चलना है। इज दैट क्लियर? दिस इज फाइन। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की बात है। इसका क्यों मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ? क्योंकि जब हम रेशो करेंगे सॉल्वेंसी कैपिटल एम्प्लॉयड और शेयर होल्डर फंड आपको हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन में दिख जाएगा। तो इसीलिए पहले हम क्या कर रहे हैं? शेयर होल्डर फंड कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं। अब आपने कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना तो सीखा मोटे मोटे तरीके से। अब जरा सीखते हैं कि शेयर होल्डर फंड कैसे निकाला जाता है। ठीक है। शेयर होल्डर अपने नोट्स खोलिए एक बार फटाफट से। पहले जल्दी से नोट्स खोल लीजिए। देखिए। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? नोट्स दिख रहे हैं आपको? यस सर। पेज, हाँ पेज नंबर चले आइए 5 पे। पेज नंबर 5 लिखा है इक्विटी या शेयर होल्डर फंड या प्रोप्राइटर्स फंड या नेटवर्थ। दिख रहा है आपको? अपने नोट्स को खोल लीजिए बेटा। तुम्हारे पास नहीं है क्या? खोलिए खोलिए फटाफट से पेज नंबर 5। एन ए मतलब नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल मतलब सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से ये चीजें आपके क्वेश्चन पेपर में नहीं आएंगी। लेकिन सीबीएसई के पेपर में, सीयूटी में कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं, इसलिए मैंने पूरे कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बना रखे हैं। ठीक है। सीयूटी के क्वेश्चन में आ जाए कि शेयर कैलकुलेट, एक केस बेस्ड क्वेश्चन दे दे और क्या बोल दे? कैलकुलेट शेयर होल्डर फंड। उसमें मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट भी दे दे, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट भी दे दे, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी दे दे, डेफर्ड टैक्स एसेट्स दे दे, 50 दे दे। तो क्या करोगे भाई? ट्रेड नॉन ट्रेड दोनों दे दे। लेकिन आप देखें शेयर होल्डर फंड निकालने का बेसिक तरीका इक्विटी शेयर, रिजर्व सरप्लस और क्या जोड़ देंगे? प्रीफरेंस शेयर जोड़ देंगे, काम खत्म। पहले इक्विटी जोड़ो
प्रेफरेंस जोड़ो, रिजर्व सरप्लस जोड़ दो, दैट्स इट इज योर शेयर होल्डर फंड। इतना ही है शेयर होल्डर फंड, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है। देखो नीचे शॉर्टकट वाला फॉर्मूला दे रखा है, इक्विटी, प्रेफरेंस और रिजर्व सरप्लस, यही आपका शेयर होल्डर फंड है। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस माइनस फिक्टिशियस। कभी कभी क्वेश्चन में फिक्टिशियस आ जाएगा, तो फिक्टिशियस क्या होती है, जरा अभी अगले पेज में दिखाऊंगा मैं आपको। हाँ जी बेटा, शेयर होल्डर फंड है, सिर्फ ये है। डिबेंचर तो कैपिटल एम्प्लॉयड में जाएगा ना, शेयर होल्डर फंड में थोड़ी जुड़ेगा, इसका ध्यान रखेंगे। शेयर होल्डर फंड, अब आप देखिए, ये फॉर्मूला आपके सामने है। अगर मुझे ये निकालना है, अगर मुझे क्या निकालना है देखिए, अगर मुझे सिर्फ शेयर होल्डर फंड निकालना है तो मैं क्या करूंगा, टोटल एसेट से क्या माइनस कर दूंगा, टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल वाली माइनस कर दूंगा। एग्री करते हैं इस बात से, नहीं करते हैं? लेकिन यही चीज अगर आप पार्टनरशिप में करेंगे तो वो शेयर होल्डर फंड नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाएगा। और कंपनीज एक्ट में अगर टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल माइनस कर दूंगा तो मेरे पास जो बचेगा उसे शेयर होल्डर फंड बोलते हैं। लेकिन अगर पार्टनरशिप में टोटल एसेट से टोटल लायबिलिटी माइनस कर दूं एक्सटर्नल वाली, तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाएगा। यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड होने के लिए टोटल एसेट से सिर्फ करंट लायबिलिटी माइनस करनी है, वहां टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल माइनस करनी है, तब कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो बहुत क्लियर रखेंगे इस चीज को अपने दिमाग में। मोस्ट ऑफ द टाइम यही फॉर्मूला यूज होगा, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, क्योंकि पूरी रेशियो में इसी तरह से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली जाती है। तो शेयर होल्डर फंड कैसे निकला भाई, टोटल एसेट्स में से क्या माइनस कर दिया, टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल वाली क्या कर दी, माइनस कर दी, तो जो मेरे पास बचा वो क्या कहलाएगा, शेयर होल्डर फंड कहलाएगा, इक्विटी कहलाएगा, नेटवर्थ कहलाएगा, गॉट इट, प्रोप्राइटर फंड कहलाएगा। थोड़ा और आगे चलें जरा, देखें। शेयर होल्डर फंड को कैसे लिख रखा है, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। भाई देखो, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स कर दूं टोटल एसेट्स, माइनस कर दूं क्या, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, तो भी आपके पास क्या आएगा, शेयर होल्डर फंड ही आएगा। कुछ नहीं है, इधर उधर घुमा के लिखा हुआ बस, और कुछ नहीं है। ठीक है। शेयर होल्डर फंड फिर दोबारा से वही, फिक्स असेट्स प्लस नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्लस करंट असेट्स, माइनस कर दिया नॉन करंट लायबिलिटीज, और क्या कर दिया, प्लस कर दिया करंट लायबिलिटीज, वो माइनस कर देते, वही टोटल असेट्स माइनस क्या कर दिया। हाँ, वो तो क्योंकि फॉर्मूले में कहीं दिख जाते इसलिए लिखा है। अदरवाइज आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, फिक्स असेट्स मतलब टेंजिबल इंटेंजिबल प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट असेट्स माइनस नॉन करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी, खत्म। ये जो प्लस दिख रहा है ना करंट लायबिलिटी, ये माइनस को ब्रैकेट करके दिख रहा है, इसलिए ऐसा लग रहा है। अच्छा, शेयर होल्डर फंड अगर हमें निकालना तो क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड अगर हमारे पास है, अगर हमारे पास ये कैपिटल एम्प्लॉयड है, भाई कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकली थी बताइए जरा, टोटल एसेट्स माइनस क्या कर दिया था करंट लायबिलिटी, तो क्या निकाला था, कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर क्या, ये अगर नॉन करंट वाला पार्ट हटा दूं तो क्या बचेगा, शेयर होल्डर फंड ही तो बचेगा। वो फॉर्मूला भी आपके सामने वहां दे रखा है। आई थिंक शेयर होल्डर फंड की क्लैरिटी आपको हुई थोड़ी सी। अच्छा, अब अपने नोट्स के एक लास्ट पेज पे चलिए जरा दोबारा से, मेरे ख्याल से सेकंड लास्ट पेज होगा वो, जस्ट ओपन अप, सेकंड लास्ट पेज पे चलना। क्या है सेकंड लास्ट पेज बताइए, पेज नंबर कौन सा है। हाँ, पेज नंबर 11, 10, 11। हाँ, 11 पेज पे आ जाइए। कैन यू सी 11 पेज है, दिख रहा है आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। अभी तो मैंने छुटकू फॉर्मूला बताया था, टोटल एसेट्स माइनस क्या कर दिया ना करंट लायबिलिटी, या फिर शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। देखिए फॉर्मूला आपके सामने, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स बन गया टोटल एसेट्स, माइनस कर दी करंट लायबिलिटी, क्या निकला है, कैपिटल एम्प्लॉयड। इज दैट ओके। इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है हमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में या लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में, अभी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन देर आर सम इनडायरेक्ट क्वेश्चन करंट रेशियो वाले जहां इसकी जरूरत पड़ जाती है। भाई आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा होगा और आपको करंट लायबिलिटी निकालनी होगी, क्या करोगे आप, शेयर होल्डर फंड भी दे रखा है आपके पास, ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी भी दे रखी है आपके पास, तो आप करंट लायबिलिटी निकाल सकते हैं। अभी क्वेश्चन करेंगे देखिएगा आपको, दिस इज फाइन। देखिए, एसेट साइड अप्रोच में क्या है, नेट फिक्स एसेट्स टेंजिबल इंटेंजिबल, नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड आया। यानी कि टोटल एसेट्स में से क्या माइनस कर दिया, करंट लायबिलिटी। फिर से वही फॉर्मूला आपके पास आ गया, नोट्स देख के चलिए। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। आप बोलेंगे ये क्या बोल रहे हैं भाई, इधर देखो जरा, ये नॉन करंट एसेट्स है, ठीक है, और इस नॉन करंट में ये क्या करंट एसेट्स है, दोनों का टोटल करूंगा तो क्या बनेगा, टोटल एसेट्स।
भाई दोनों का टोटल करूंगा तो क्या बनेगा मेरे पास, देखिए मेरे पास बनेगा क्या, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल एसेट्स, और टोटल एसेट्स से क्या माइनस करूंगा मैं, करंट लायबिलिटी माइनस करूंगा। तो क्या निकला है मेरे पास, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला निकला ना मेरे पास, बोलिए हाँ या ना, निकला, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला निकला। अब जरा एक बात समझिए कि अगर मैंने टोटल एसेट्स को दो हिस्सों में बांटा तो क्या बन गया, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स बन गया। और मैं क्या कर रहा हूँ, इस हिस्से को मिला रहा हूँ इस हिस्से को, तो क्या है ये, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, जो किसके बराबर होता है, वर्किंग कैपिटल। तो अगर मैं नॉन करंट एसेट्स में वर्किंग कैपिटल जोड़ दूंगा तो भी तो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड बनेगा। गॉट दिस रिलेशनशिप और नॉट। भाई टोटल एसेट्स के दो कंपोनेंट, नॉन करंट और करंट, उसमें से माइनस करते हैं करंट लायबिलिटी। मैंने क्या किया, करंट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दिया, तो क्या निकला, वर्किंग कैपिटल, उसके साथ जोड़ दिया नॉन करंट एसेट से। फॉर्मूला देखो आपके सामने, फॉर्मूला वही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड का, नॉन करंट एसेट्स प्लस क्या, वर्किंग कैपिटल, अच्छी नहीं आ रही है, नॉन करंट एसेट्स प्लस क्या, वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ऐसे ही होता है जब जागरण में बैठते हैं, भक्ति की बयार चल रही होती है और नींद की खुमारी चल रही होती है। तो कोई बात नहीं, इट्स नेचुरल, आई कैन अंडरस्टैंड। इतने पटाखे फोड़े तुमने, इतने पटाखे फोड़े, ठीक है, चलिए, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, गॉट दिस फॉर्मूला। अच्छा, नॉन करंट एसेट्स क्या होती है, टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स होती है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स उसको बोलते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स। इसमें से अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस लॉसेस फिक्टिव एसेट्स हटा देते हैं। लायबिलिटी साइड अप्रोच पे आ जाइए, देखो कितना बड़ा अप्रोच है। लेकिन हमें क्या रखना है, इक्विटी, रिजर्व्स, सबसे नीचे आ गए प्रेफरेंस, और क्या करना है, नॉन करंट लायबिलिटीज, काम खत्म। बाकी एनए का मतलब क्या है, नॉट इन सिलेबस, ठीक है, अबीर सो मत, यहाँ ध्यान दीजिए। इक्विटी शेयर जोड़ दिया, अगले फॉर्मूले में देखिए, इक्विटी शेयर जोड़ा, प्रेफरेंस शेयर जोड़ा, रिजर्व सरप्लस जोड़ा, तो क्या बन गया, शेयर होल्डर फंड, उसमें क्या जोड़ दिया, नॉन करंट लायबिलिटी, तो क्या बन गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। और देखिए, शेयर होल्डर फंड में अगर मैं नॉन करंट लायबिलिटी जोड़ के, शेयर होल्डर फंड में नॉन करंट लायबिलिटी जोड़ो, मेरा काम बन जाएगा। लेकिन जब सीयूटी में जाते हैं तो नॉन ट्रेड असेट्स की बात भी करते हैं, ये है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉन ट्रेड असेट्स क्या होती है, ठीक है, अभी मैं इसके जिक्र कर रहा हूँ नीचे जरा। कैपिटल एम्प्लॉयड फिर से निकालना, तो मैं क्या करूंगा, शेयर होल्डर फंड में क्या जोड़ दूंगा, सिर्फ डेट, डेट बोलते हैं किसको, नॉन करंट लायबिलिटी को, वो जोड़ दूंगा, दैट इज ऑल्सो सेम। या शेयर होल्डर फंड निकालना है मुझे, तो क्या करूंगा, कैपिटल एम्प्लॉयड में से सिर्फ नॉन करंट लायबिलिटी माइनस कर दूं तो भी मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, और नॉन ट्रेड असेट्स जानिए किसे कहते हैं, ये हमने चैप्टर 1 में डिटेल में पढ़ा था। एडवांस फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, इसे कहते हैं कैपिटल एडवांस। मैंने 500 करोड़ की एसेट्स खरीदनी, 300 करोड़ दे दिया, मेरा कैपिटल एडवांस है। पर क्या ये मेरे बिजनेस के रेगुलर ऑपरेशंस में यूज हो रहा है पैसा, नहीं हो रहा, इसे क्या कहते हैं, नॉन ट्रेड एसेट्स कहते हैं। नॉन ट्रेड, जिस दिन वो एसेट्स बन जाएगी उस दिन ठीक है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आपको मालूम है, बिल्डिंग बन रही थी, आधी बन चुकी है, क्या उसका कोई प्रोडक्टिव यूज कर पाएंगे बिजनेस में, नहीं। विल इट बी कंट्रीब्यूटिंग टू जनरेट रेवेन्यू, नहीं, नॉन ट्रेड एसेट्स बोलते हैं, इसी पे हटा देते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड से। ठीक है, इस पर होने वाली इंटरेस्ट इनकम अगर कोई है, उसे भी हटा देते हैं, उसे प्रॉफिट का पार्ट नहीं बना के चलते, उसे अब नॉर्मल बोल के चलते हैं। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, ये क्या हो सकती है, करंट और नॉन करंट दोनों हो सकती है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया था कि आपने मार्केट में के फ्लक्चुएशन से पैसा कमाने के लिए क्या कर दिया, पैसा लगा दिया, उससे होने वाली इनकम क्या कहलाती है, नॉन ऑपरेटिंग या एबनॉर्मल इनकम कहलाती है। तो कुछ एसेट्स किसे कहते हैं, शेयर इशू एक्सपेंसेस अंडर नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स की कैटेगरी में, मतलब वो लॉसेज जो आपने राइट ऑफ नहीं करे थे, वो फिफ्टीज, ठीक है, इनको कहते हैं, जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, है ना, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस पड़ा था पार्टनरशिप में, सब फिफ्टीज होता है। नॉट एप्लीकेबल मतलब नॉट एप्लीकेबल फॉर बोर्ड एग्जाम, यानी सर, कि, हाँ जी बोलिए। जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो स्टॉक काइंड ऑफ ही होती है ना? हाँ, स्टॉक काइंड तो हुई, इवन ट्रेड इन्वेस्टमेंट में स्टॉक काइंड होती है। लेकिन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का पर्पस पता क्या होता है, आप अपने बिजनेस के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए करते हो, इसीलिए उससे क्या करें, उससे होने वाली इंटरेस्ट इनकम की आपकी ऑपरेटिंग इनकम ही मानी जाती है। अगर कुछ ना बोला जाए तो इनकम को, अगर कुछ ना बोला जाए तो इन्वेस्टमेंट को क्या लेके चल रहे हैं, नॉन ट्रेड लेके चल रहे हैं। पार्टनरशिप में भी बताया था, इतना लेके हमारे चले तो क्या मानेंगे उसे, नॉन ट्रेड मिलेंगे, क्योंकि ट्रेड के बारे में स्पेसिफिकली क्वेश्चन में गिवन होगा। नहीं गिवन है तो आप नोट लगाइए, सिंस नथिंग इज मेंशन, इट इज टेकन एज व्हाट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन आता है, बुक खोलिए फटाफट से जरा, अब थोड़ी सी आपकी नींद हटेगी, बुक देखते हैं। दीदी नहीं आई ना आज, कोई बात नहीं।
आप इलस्ट्रेशन वन और इलस्ट्रेशन टू देखिए पहले फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। जब जब आप इलस्ट्रेशन वन देख रहे हैं बेटा, नोटबुक तो यूज करनी है, कलम वलम इस्तेमाल, देखने का मतलब, हमें देखने का मतलब देखना थोड़ी है, कागज पेन उठा के काम करना उस पे। हमारी बुक में है। शाबाश। हमारी दिखाने दे। अगर हम इलस्ट्रेशन एक देखते हैं तो क्या दिख रहा है आपके पास? आपके पास खूब सारी आइटम दे रखी है, आपको करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी लोकेट करनी है। क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन वन पेज नंबर 3.7 में। ट्रेड रिसीवेबल करंट असेट्स होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस करंट असेट्स होते हैं, एक्रूड इनकम करंट असेट्स होते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट असेट्स होते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करंट असेट्स होते हैं, मशीनरी नॉन करंट है छोड़ दीजिए, बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर करंट लायबिलिटी, डिवेंचर छोड़ दीजिए लॉन्ग टर्म है। इन्वेंट्रीज क्या आपकी करंट असेट्स हैं, एक्सपेंसेस पेबल क्या करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी by total of current assets divided by total of current liability and you will get your answer। ठीक है, ये इलस्ट्रेशन वन था। तो इलस्ट्रेशन वन में आपको क्विक रेशियो निकालनी होती तो निकाल के दिखाइए। हाँ, इन्वेंट्री जोड़ो ही नहीं। हाँ भाई, अगर आपने करंट असेट्स निकाल ली तो उसमें से इन्वेंट्री माइनस कर दो, है ना, तो निकलेगी ना लिख। या फिर क्या करें हम? देखो, करंट असेट्स निकाले, करंट रेशियो का फॉर्मूला तो निकला ना इसमें। क्या ऑनलाइन ऑफलाइन में किसी को दिक्कत है पहले क्वेश्चन में? एनीबडी हु इज सिटिंग हियर, दोज हु आर ऑनलाइन, कोई दिक्कत है? हर्षिल और पीछे तनिष्क, इधर से, यस, पीछे से बाबा, नहीं ना? लेकिन अगर इसी इलस्ट्रेशन में हमें बोले क्या निकाल लीजिए आप, कोई रेशियो निकालें, डाउट है इसमें पहले भी कुछ? बता क्या डाउट है? अरे नॉन करंट है भाई, क्या बताया था अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला? सिर्फ करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी को लेके चलते हैं। तो मशीनरी इसलिए नहीं लिया, और डिवेंचर का नेचर लॉन्ग टर्म का होता है इसलिए उसे नहीं दिया। अच्छा, अब अगर हमसे क्वेश्चन बोले कि भाई क्विक एसेट्स निकालिए, क्विक रेशियो निकालिए, तो हम क्या करेंगे? ट्रेड रिसीवेबल जोड़ेंगे, प्रीपेड नहीं जोड़ेंगे, याद है? अगर मुझे क्या निकालने के लिए बोले, हमें इसी इलस्ट्रेशन वन में क्या बोले कि क्विक एसेट्स, क्विक रेशियो निकालिए, क्विक रेशियो, तो मैं क्या करूंगा? क्विक एसेट्स अपॉन में क्या करूंगा? करंट लायबिलिटीज करूंगा। ठीक है, करंट लायबिलिटी निकाल चुके हैं। क्विक एसेट्स निकालने के लिए मैं क्या क्या चीज जोड़ूंगा? या तो मैं करंट एसेट्स में से माइनस कर दूं, या मैं सीधे सीधे क्या करूंगा? आई राइट ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स में लिखूंगा यहाँ पर, प्लस कर दूंगा क्या क्या, प्रीपेड नहीं लिखूंगा, एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम जोड़ूंगा। ठीक है, प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जोड़ूंगा, और प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को जोड़ेंगे। इन्वेंट्रीज है कहीं क्वेश्चन में? कहाँ है इस क्वेश्चन में इन्वेंट्रीज? हाँ इन्वेंट्री, हाँ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को भी नहीं जोड़ेंगे। तो देखिए, ट्रेड रिसीवेबल कितने आपके क्वेश्चन में यहाँ पर है? 4 लाख का, प्लस एक्रूड इनकम कितने की दिख रही है आपके पास? 20,000 की, प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने का दिख रहा है आपके पास? 60,000 का, प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कितने की दिख रही है आपके पास? 40,000 की। ठीक है जी, बस खत्म हो गया, दैट्स योर क्या। और करंट लाइबिलिटी तो आपने निकाली ली थी, कितने निकाली थी करंट लाइबिलिटी? 3,10,000। ऐसे जब भी क्वेश्चन आपके पास आ जाए इसका, अब आपके पास करंट क्विक रेशो, क्विक रेशो कैसे निकलेगी? ये फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, कितना, व्हाट इज दिस वैल्यू? 5 लाख, 520, और 520 डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे? 310, ऐसे करके निकाल लेंगे इसको, इतना। अब आप देखेंगे, आधा या एक नंबर इस फॉर्मूले का होता है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आए ना आए, फॉर्मूले जरूर लिख के आइएगा एग्जाम में, आपको नंबर मिलेंगे। फॉर्मूले के नंबर मिलते मिलते हैं, अगर टीचर जनरस हुआ तो 1 नंबर देगा, कंजूस हुआ तो आधा नंबर देगा, काट नहीं सकता। बोर्ड के पेपर में अगर आपने फॉर्मूला ठीक लिखा हुआ, डेफिनेटली आपको नंबर मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन क्विक रेशियो का आप डेट इक्विटी का फॉर्मूला लिख के आ जाओ, ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन अगर करंट रेशियो का क्विक रेशियो का फॉर्मूला, तो क्विक रेशियो करंट रेशियो लिखने पे नंबर मिलेगा। पता चला रैंडम भी कोई रिटर्न और इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला लिख के आ जाओ, उन पे नंबर नहीं मिलना, फॉर्मूला उसी में मिलेगा, उस पे मिलेगा आपको नंबर। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला वाला इलस्ट्रेशन टू करिए फटाफट से आप। यहाँ आपको बोला करंट रेशियो निकालनी है, ठीक है, और आपके पास टोटल एसेट्स गिवन है, फिक्स एसेट्स गिवन है, शेयर होल्डर फंड गिवन है, और बहुत, मतलब ना करंट एसेट्स गिवन है ना करंट लायबिलिटी गिवन है। ये आपके लिए चैलेंज है, उसे करिए फटाफट से एक बार। इस पे तो कोई डाउट नहीं किसी को? ऑनलाइन में, दोज वर ऑनलाइन, एनी डाउट ऑन दिस? बोल दो भाई, बोल तो लो। नो सर। देवांशी को, लक्षिता को, त्रिषा को, वेदिका। इस सेशन टू में क्या खास चीज है?
इस देखिए, इन नाटक में करेंगे, इधर देखिए इलस्ट्रेशन 2 में हमेशा रेशियो एनालिसिस करते समय ध्यान रखिए आपको नोन से अननोन की तरफ चलना है। एक बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है, नोन से अननोन की तरफ चलना है। पहला काम, जब मैं इलस्ट्रेशन 2 को लेके चल रहा हूं, मैं लिखता हूँ करंट रेशियो इज इक्वल टू, पूरा फॉर्मूला लिखिए, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। अगर आप अगर आप शॉर्टकट लगाएंगे ना, सी ए अपॉन में सी एल, तो थोड़ा एग्जामिनर के मन में दुख होता है कि यार क्यों नंबर दे रहा हूँ गधे को मैं, जो सी ए है ना, ऐसा नहीं। करंट एसेट्स अपॉन में करंट नहीं करते तो सी डॉट एसेट्स ऐसे भी कर लीजिए। वैसे तो कोशिश करिए कि करंट एसेट्स पूरा लिखिए, करंट लायबिलिटीज पूरा लिखिए, लेकिन शॉर्टेज टाइम हो तो कम से कम सी डॉट करके ऐसा करके लिख लिएगा। ये मुझे मालूम है। मैं जानता हूँ क्या, कि टोटल एसेट्स जो होती है वो किसके बराबर होती है, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स के बराबर होती है। मेरे पास टोटल एसेट्स की वैल्यू कितनी गिवन है, 7,50,000 गिवन है। एवरीबडी इज ओके विद दिस? दे रखिए हाँ या ना बोलिए। क्या टोटल एसेट्स 750 की गिवन है या नहीं है? और मेरे पास फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट्स की वैल्यू कितनी है भाई, 4 लाख। प्लस प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी कितने की है मेरे पास, 2,50,000 प्लस करंट एसेट्स। बताइए कोई दिक्कत है इस बात पर? दीज आर द फैक्ट विच आर नोन टू मी। ये और ये दोनों मिला के नॉन करंट एसेट्स बनते हैं। अब क्या हुआ, मेरा ये वैल्यू कितने, 650, 750, कितना हो गया 650 प्लस क्या हो गया, करंट एसेट्स। यहां भी कोई दिक्कत है बताइए? आई कैन इजीली राइट करंट एसेट्स इक्वल टू व्हाट, 750 माइनस 650। क्या वैल्यू निकल कर आ गई मेरे पास, 1 लाख वैल्यू निकल कर मेरे पास आ गई। इज दैट ओके विद यू? करंट एसेट्स निकल गया। अब मेरे पास करंट लायबिलिटी निकालने के लिए कुछ है ही नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि टोटल एसेट्स किसके बराबर होता है, टोटल लायबिलिटीज के बराबर होता है। एवरीबडी इज ओके। और टोटल लायबिलिटी किसके बराबर होती है, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, जानते हैं ना? अब मुझे बताइए टोटल एसेट्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 7,50,000 है। यहाँ क्या हो जाएगा, 7,50,000। व्हाट इज शेयर होल्डर फंड विद यू, कितने का शेयर होल्डर फंड है आपके पास, 5 लाख का। व्हाट इज नॉन करंट लायबिलिटी विद यू, 2 लाख की। व्हाट इज करंट लायबिलिटी विद यू, नहीं पता। तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू देखिए और ये वैल्यू, 750 इज इक्वल टू कितना, 7 लाख प्लस क्या हो जाएगा करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू कितना, 750 माइनस 7 लाख। नून से अननोन की तरफ चले, कितना आ गया, 50,000 वैल्यू आ गई। करंट रेशो का फॉर्मूला मेरे पास, अब करंट एसेट्स की वैल्यू कितना, अब नीचे नहीं लिखना आपको, फॉर्मूला ऊपर लिख दिया। करंट रेशो में करंट एसेट्स कितने की आपके पास आई थी यहाँ पर, कितने की आई करंट एसेट्स, 1 लाख की। और करंट लायबिलिटी कितने की, 50,000 की। 2/1, 2:1 लिख के, दैट्स योर आंसर। तो आप देख रहे हैं, अगर आपको शेयर होल्डर फंड निकालना आता है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना आता है, तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। दिस इज व्हाट इलस्ट्रेशन नंबर 2। और बड़ा बड़ा इसने नीचे हिंट भी दे रखा है आपको, वो हिंट हम आराम से समझा चुके हैं सारा का सारा, ठीक है। अब आ जाइए, इलस्ट्रेशन 4 देखिए। इलस्ट्रेशन 4 देखना क्या मतलब, करिए इसे, इलस्ट्रेशन नंबर 4 करिए। और इसमें क्या बोला आपसे, इलस्ट्रेशन 4 इसे करिए। इलस्ट्रेशन कौन सा बोला मैंने करने के लिए, 4। इस पे इंपॉर्टेंट लगाना, इलस्ट्रेशन 4 पे इंपॉर्टेंट लगाना, आंसर मत देखना। अगर आप आंसर नहीं देखेंगे तो 90% लोगों का गलत होगा आंसर ही। इस पे इंपॉर्टेंट लगाना जल्दी से। जरा देखिए कि इस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ थी। आपको बोला, प्लीज सुनो, आपको बोला क्वेश्चन के अंदर इलस्ट्रेशन 4 इंपॉर्टेंट लगाने के लिए मैंने बोला इलस्ट्रेशन 4, पेज नंबर है आपका 3.8। क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है कि करंट एसेट्स गिवन है, इन्वेंट्री गिवन है, इंक्लूडिंग लूज टूल्स गिवन है, वर्किंग कैपिटल भी गिवन है, करंट रेशियो निकालनी है। पहला फॉर्मूला कि भाई मैं करंट रेशियो इज इक्वल टू लिख दूं करंट एसेट्स अपॉन में
करंट लायबिलिटीज, ऐसे करके लिख दूं, दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। ये फॉर्मूला हमने लिख दिया, ये काम हो गया हमारा। अब मुझे करंट असेट्स भी चाहिए और करंट लायबिलिटी भी चाहिए। करंट असेट्स मेरे पास गिवन है भाई, कोई दिक्कत नहीं, करंट असेट्स मेरे पास गिवन है, तो आई राइट यहाँ कितने की है, 525 की करंट असेट्स गिवन है बेटा, क्विक रेशो थोड़े निकाल रहे हैं। अच्छा, करंट असेट्स 525 की है, लेकिन हमने बोला कि लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर से हटा दिए जाते हैं, तो माइनस कर देंगे क्या, लूज टूल्स। कितने के लूज टूल्स हैं बताइए, 525 माइनस 75,000 माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा, 450 मेरे पास बचेगा। करंट असेट्स की कैलकुलेशन पूरी हो चुकी है। अब सुनिए ध्यान से, मुझे मालूम है कि वर्किंग कैपिटल जो होता है, वर्किंग कैपिटल वो किसके बराबर होता है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। अब वर्किंग कैपिटल कितना दे रखा है क्वेश्चन में आपके पास, 225 गिवन है। करंट असेट्स कितनी कैलकुलेट करी थी आपने, 4.5 लाख की ना, प्लीज शांत रहेगा, 4.5 लाख की निकाली थी ना अभी तो। और करंट लायबिलिटी कितने क्वेश्चन में नहीं मालूम मुझे, करंट लायबिलिटी कितनी है, जस्ट होल्ड करिए, जस्ट होल्ड करिए, होल्ड करिए। मैं जानता हूँ तुम क्या बोलने जा रहे हो। अब करंट लायबिलिटी अगर मैं बोलूँ तो किसके बराबर हो जाएगा, 450 माइनस 225, कितनी वैल्यू आई बताइए, 225। और ये हो गया गलत। क्यों गलत है पता है, क्योंकि जब मैं करंट एसेट्स की वैल्यू यहाँ रखूंगा, उसमें से लूज टूल्स माइनस नहीं करूंगा, इन्वेंट्री माइनस नहीं करूंगा, स्टोर स्पेस माइनस नहीं करूंगा, कोई एडवांस माइनस कुछ नहीं माइनस करूंगा, क्योंकि वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन में कुछ भी माइनस होता है। इसीलिए जब हम करंट एसेट्स यहाँ लेके चलेंगे तो कौन सी वैल्यू का लेके चलेंगे, कितना, 525 लेके चलेंगे। तो 525 लेके चलेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास यहाँ पर, हाँ, 3 लाख है, ये था। याद है ना वो क्वेश्चन में लाइन लिखवाई थी मैंने नोट्स पढ़ाते समय, कि जब वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन करना है तो कोई भी लूज टूल्स या स्टोर स्पेस माइनस नहीं होना है, आप पूरी की पूरी करंट एसेट्स लेके चलेंगे। नाउ यू हैव करंट लायबिलिटी एंड व्हाट इज योर करंट रेशियो नाउ, यू कैन करंट एसेट्स कितने का, 4.5 लाख का, करंट लायबिलिटी कितने का, 3 लाख का, व्हाट इज योर आंसर, 1 1, यानी कि 1.5:1 आप ये रख सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर खास चीज सिर्फ यही थी कि वर्किंग कैपिटल गिवन था आपको, वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन करते समय आपने करंट असेट्स में से लूज टूल्स का कंपोनेंट नहीं हटाना है। इसे इंपॉर्टेंट रखना, एग्जाम से पहले जरूर से रिवाइज करके चलना है इसको, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर आप आ जाइए। अच्छा ब्रेक, अच्छा ठीक है, ठीक है। इलस्ट्रेशन 6 देखेंगे, इसे सिर्फ देखना करना नहीं है, जो करने वाले की, भाई रुक जाइए। इलस्ट्रेशन 6 में लिखा है ट्रेड पेबल, वर्किंग कैपिटल, करंट लायबिलिटी। जब हम करंट लायबिलिटी बोल रहे हैं ना, तो ट्रेड पेबल उसके अंदर इंक्लूड है, तो अलग से नहीं लिखना, वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। इलस्ट्रेशन 8 करिए, इलस्ट्रेशन 8 करिए फटाफट से। और कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे क्विक एसेट्स के, फिर हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो पे चलेंगे। आज मैं सारे फॉर्मूले सिखाना चाहता हूँ ताकि अगली क्लास में हम उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाएं और फिर कोई दूसरी रेशो कर पाएं। तो चलिए, इलस्ट्रेशन 8 देखिए, इसे करना है आपने। करंट रेशो 2.5 दे रखी है, यानी कि करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 2.5:1 है। वर्किंग कैपिटल 60,000 है, आपसे बोल रहा है करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी दोनों कैलकुलेट करिए, करिए फटाफट से इसे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आइडियल क्या है क्या नहीं है, भाई जरूरी थोड़ी हर बिजनेस की। अच्छा एक बात बताइए, आइडियल से आइडियल आइडियल जो स्टूडेंट होता है उसके बारे में क्या कहा गया है, आइडियल स्टूडेंट के बारे में कहा गया है कि भाई काक चेष्टा वकोध्यानम स्वान निद्रा तथैचा अल्पाहारी सदाचारी विद्यार्थी पंच लक्षणम। अब आप, हाँ संस्कृत में बोला है, सुनिए। अब आप जानिए जरा कि आप में से उनमें से कौन सा लक्षण, अल्पाहारी मतलब कम खाने वाला, मतलब ही नहीं कम खाने वाला, सदाचारी मतलब सदाचार, ठीक है, श्वान निद्रा मतलब कुत्ते की तरह नींद, कम नींद वाला, हाँ, सदाचार मतलब, अश्लील विचारों से परे व्यक्ति हो, ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करे, उसे सदाचारी बोलते हैं। अल्पाहारी सदाचारी, ठीक है, और क्या बोले, हाँ नींद, श्वान निद्रा, श्वान मतलब कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब पढ़ के लेटे रहे, ऐसा नहीं। आपने देखा डॉग हल्की सी आहट पे अलर्ट हो जाता है, वैसा। बको ध्यान, हम बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए, बगुला जानते हैं किसे कहते हैं, सारस जो कि मछलियों को एकदम से पकड़ के उठा लेता है, उसकी तरह ध्यान होना चाहिए, ठीक है। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं, बताओ कौन सा लक्षण आपके अंदर है, कोई भी नहीं,
तो आइडियल तो बहुत, सुना भाई दिवांशी, तो आइडियल तो बच्चा भी होना चाहिए, स्टूडेंट भी होना चाहिए आइडियल। एक लक्षण आइडियल है, लेकिन जिंदगी में तरक्की करते हैं ना फिर भी वो, तो आइडियल रेशो होने से नहीं फर्क पड़ता, क्वेश्चन के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके हिसाब से मूव करते हैं हम लोग। ज्यादा ही जी। पौराणिक एक्सप्लेनेशन दे दिया तुम्हें इसका। हाँ जी ठीक है। बोलिए, जल्दी बोलो क्या है। नहीं, हो गया, समझ आ गया। अब खाना, अरे ज्यादा खाते देखो स्टूडेंट के लिए क्या होता है, वो ज्यादा भरपेट खाना खाएगा उसे नींद आएगी पढ़ते समय, इसलिए बोलते हैं अल्पाहारी। ठीक है, उतना खाइए जितना शरीर आपका एक्टिव रहे, चुस्त रहे, दुरुस्त रहे, है ना। भूख एक पिज्जा की और चार खा गए, और 1 गैलन क्या कहे कोल्ड ड्रिंक पी गए, फिर देखिए यहाँ देखिए, सुनो, करंट रेशो, करंट असेट्स, बातें ना करें, कौन में करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 2.5:1 ये दे रखा है। और आपको बोला गया क्या, कि वर्किंग कैपिटल जो है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ये बराबर किसके दे रखी है, 60,000 की दे रखी है। ठीक है जी। अब अगर मैं मान के चलूं कि लेट, कोई भी एक चीज मैं किसी को मान लूं, मैं बोल लूं लेट करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू क्या मान लूं, मैं एक्स मान लूं, तो इस फॉर्मूले में रखूंगा तो क्या हो जाएगा बताइए, करंट एसेट्स अपॉन में, यानी कि करंट रेशो वाले फॉर्मूले में रखूं, अपॉन में एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। करंट एसेट्स कितना हो जाएगा मेरे पास, 2.5x हो जाएगा। अब करंट लायबिलिटी, और अब मैं उधर वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले में रखूं इसको, तो क्या हो जाएगा, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.5x माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना, 60,000। व्हाट इज दिस, 1.5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60,000। एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60,000 अपॉन में 1.5, हटा के जीरो, कितना हो जाएगा, 40,000 एक्स। एक्स का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज एक्स, एक्स का मतलब क्या हुआ, करंट लायबिलिटी, जो कि कितने की है, 40,000 की। तो करंट एसेट्स कितने की हो जाएंगी, करंट एसेट्स हो जाएंगे 2.5 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना, 2.5 इंटू 40,000, क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी, 1 लाख आ जाएगी। नोन से अननोन की तरफ चलना है और कुछ नहीं है। आइडियल रेशो चाहे कुछ भी हो, अगर ये हमें 4.5:1 कर दे तो हमें उसी से अपना आंसर निकालना है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा आगे चलेंगे जरा, इलस्ट्रेशन 10 देखिए फटाफट से, इलस्ट्रेशन 10, देखना नहीं करना है इसे। इलस्ट्रेशन 10, एक और क्वेश्चन करने के बाद फिर क्विक रेशो पे चलेंगे, फिर बाकी के रेशो पे देख लेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 10 करना है, फटाफट से करिए, इलस्ट्रेशन 10। तो इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा बोल रहा था मैंने करने के लिए भी आपको, 10। यहाँ आपके पास क्या दे रखा है, फिर से दोबारा से इलस्ट्रेशन 10 अगर मैं लेके चल रहा हूँ, तो पहले फॉर्मूला है करंट रेशो इज इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज, ऐसे करके। और आपको बोला गया वर्किंग कैपिटल, नोन से अननोन की तरफ चलना होता है। टोटल लायबिलिटी दे रखी है अदर देन शेयर होल्डर फंड। ठीक है, अब आप समझिए कि टोटल लायबिलिटीज ये कौन सी दे रखी है आपको, एक्सटर्नल, समझ पा रहे हैं, अदर देन शेयर होल्डर फंड मतलब क्या हुआ, कि दे आर टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल। एक्सटर्नल कैसे होती है, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, यही तो होती है। अब टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल कितने की दे रखी है आपके पास यहाँ पर, 3,25,000 की दे रखी है। नॉन करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में गिवन है, यस 2,50,000 का डेट है, तो प्लस करंट लायबिलिटी लिख लिया आप लोगों ने यहाँ पर। तो व्हाट इज योर करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी इज 325 माइनस 250, क्या वैल्यू निकल कर आई, 75,000 इज योर करंट लायबिलिटी, ये निकल आया आपके पास। ठीक है, और फिर आपको क्या दे रखा है, वर्किंग कैपिटल गिवन है, जो कि किसके बराबर होता है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। नोन से अननोन की तरफ चलना है, वर्किंग कैपिटल की वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास, 150। करंट असेट्स आपको नहीं मालूम, लेकिन करंट लायबिलिटी की वैल्यू आपके पास कितनी है, 750 है। सो व्हाट इज करंट असेट्स नाउ, सॉरी 75,000, 750, 75,000, सॉरी दिस इज 75,000। अब इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, 150 प्लस 75,000, तो कितना बन जाएगी वैल्यू, 225 हो जाएगा वैल्यू। अब आप देखिएगा करंट रेशो कैसे निकलेगी अब आपके पास, 225 अपॉन में कर दिया कितना, करंट लायबिलिटी 75,000, दैट्स योर आंसर, निकल। ठीक है, निकल जाएगा आंसर। इलस्ट्रेशन नंबर
13, इलस्ट्रेशन 13, इलस्ट्रेशन 13, ये लीजिए फटाफट से। इलस्ट्रेशन 13, इलस्ट्रेशन 13 में आपके पास दे रखा है, इलस्ट्रेशन 13, पेज नंबर आपका है ये 3.11। आपको बोला है कि करंट रेशो, जो कि किसके बराबर है, करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज, वो कितनी दे रखी है आपके पास ऑलरेडी, कितनी है, 6 लाख डिवाइडेड बाई कितना, 4 लाख, जो कि कितना दे रखा है ऑलरेडी, 1.5:1 ये दे रखी है। ये कहता है कि फर्म चाहती है कि उसकी करंट रेशो 2:1 बने। उसके लिए वो क्या करना चाहती है, करंट लायबिलिटी को पे करना चाहती है। तो मैं मान लूं कि न्यू करंट रेशो क्या होनी चाहिए, करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज, यानी कि 6 लाख ऐसे रखा, 4 लाख ऐसे रखा, तो मैंने मान लिया कि लेट करंट लायबिलिटीज टू बी पेड ऑफ बराबर है एक्स। तो अगर मैं करंट लायबिलिटी पे करूंगा तो क्या हो जाएगा, -x होगा, तो -x ऊपर से भी तो होगा। बोली हाँ या ना, क्योंकि करंट लायबिलिटीज आर पेड आउट ऑफ करंट असेट्स ओनली। अगर आप करंट एसेट लायबिलिटी को पे करने के लिए नॉन करंट एसेट्स यूज कर रहे हैं तो आप बर्बाद हैं, फिर तो कोई सेंस बनता नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए अगर मैं करंट लायबिलिटी पे करूंगा तो ऊपर से भी करंट एसेट्स माइनस होगी। एंड ये बराबर किसके होने वाली है, ये किसके बराबर हो जाएगी, 2/1 हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए जरा, क्या बनता है, 6 लाख माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना, 8 लाख -2x। एक्स को इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना, 8 लाख -6 लाख। क्या वैल्यू निकल कर आई, 2 लाख निकल कर आई। तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 लाख। एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, 2 लाख। तो कितने की करंट लायबिलिटी आपको पे करनी पड़ी, खत्म हो गया आंसर। इतना सिंपल था, बिकॉज दैट्स सो इजी। पीछे से ध्यान दीजिएगा। तो जो जो इलस्ट्रेशन मैंने कराई है वो तो ठीक है, बाकी की इलस्ट्रेशन आपको खुद करनी है। सो अच्छा, एक और चीज है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले क्वेश्चन को भी मैं टच नहीं कर रहा हूँ आपका, दैट आई टच एट द एंड। जब आप सारे के सारे, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्या होता है कि मल्टीपल रेशो इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो अभी मैंने, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एक अच्छा खासा सेट मेरे पास क्वेश्चन का, जिसमें सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट ऑल द टेक्स्ट बुक के मैंने कवर करके रखे हुए हैं। तो प्रोबेबली मैं दूसरी तीसरी क्लास में उसका प्रिंट निकाल कर आप लोगों को दे दूंगा। अब आ जाइए आप जल्दी से, लेट्स मूव टू इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन नंबर पे आ जाइए आप यहाँ पर, 23, इलस्ट्रेशन 23, पेज नंबर 3.2। इलस्ट्रेशन नंबर है 23, पेज नंबर आपके पास आया है 3.18। आपसे बोला गया करंट लायबिलिटी है 1,50,000 की, करंट एसेट्स है 280 की, इन्वेंट्री है 40,000 की, एडवांस एक्सपेंसेस हैं आपके 30,000 के, प्रीपेड रेंट है 10,000 का। आपसे कह रहा है क्विक रेशो निकालिए। आपको ध्यान आ रहा है, क्विक एसेट्स की कैलकुलेशन करते समय ये तीनों की तीनों चीजें, इन्वेंट्रीज, एडवांस और प्रीपेड, ये तो माइनस होना है। तो हमारे पास क्या निकल आया, आइए देखें जरा। हमने बोला, हमारे पास बोला क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक एसेट्स अपॉन में क्या हो गया, करंट लायबिलिटीज हो गया। और क्विक एसेट्स हमें निकालने के लिए बोला है, तो हम कैसे करेंगे भाई, करंट एसेट्स में से क्या माइनस कर देंगे, माइनस क्या क्या करना है यहाँ से, इन्वेंट्रीज पूरी माइनस करिए, इन्वेंट्रीज माइनस पूरा कर दीजिए, क्या यहाँ पर, एडवांस टैक्स, और अगला क्या करिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी माइनस कर दीजिए। तो बताइए, करंट एसेट्स की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन कितनी है, 280। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज, 40,000। व्हाट इज द एडवांस टैक्स, 30,000। व्हाट इज प्रीपेड रेंट, 10,000 का। डन। तो कितना हो गया, 4 3 7 2 लाख, ये आपकी क्या निकल आई, क्विक एसेट्स निकल आई। और करंट लायबिलिटी आपके उस क्वेश्चन में है ही। तो क्विक रेशो इसके बराबर हो गया 2 लाख डिवाइडेड बाय कितना आपके पास है करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में, 1,50,000। यू कैन कैलकुलेट इट फर्दर नाउ। ये जितना भी निकलता है 1.331 अपॉन में, इसको ऐसे लिखेंगे 1.33:1 करके लिखेंगे, छोड़ नहीं देंगे उसको, छोड़ देंगे आधा नंबर कट जाएगा। अगर आंसर टाइम्स में आना तो टाइम्स में पूरा करना है, अगर परसेंटेज आना तो परसेंटेज करने के बाद की वैल्यू दिखानी है। और अगर रेशो की फॉर्म में है, कई बार 1.3:1 करके छोड़ देते, कई सारे एग्जामिनर काट लेते हैं नंबर, 1.3:1 करके दिखाइए।
ऐसे करके दिखाइए उसको पूरा। ठीक है, दिस इज देयर। आगे चलिए आप जरा। इलस्ट्रेशन 27, नहीं इलस्ट्रेशन 26 करिए पहले। इलस्ट्रेशन 26 अपने आप करिए जल्दी से। ऑनलाइन में क्या 26 कर पाए आप लोग? यस सर। एनीबडी से एनी 1% भी परेशानी आ रही है करने में, मैं बता दूंगा उसको, देखिए। बोला कहीं somebody wants I have to do, I'll do this। बोलिए। ठीक है, तो 26 अगर आप कर चुके हैं तो आप आ जाइए अब। 29 बोला ना मैंने आपसे, इलस्ट्रेशन नंबर 29। इसको देखते हैं, इसको करिए। और जो 29 कर चुके हैं वो 27 करें। 27। 29 देखिए इलस्ट्रेशन आपके पास। एक का भी गलत है तो विल बी एबल टू डू, उसको करेंगे पूरा। यहाँ बोला आपसे नोन से अननोन की तरफ चलना है, पहले देखिए। करंट रेशो गिवन है। करंट रेशो जो कि करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज, और कितना बोला है? 4.5:1 है। अब लिक्विड रेशो भी गिवन है आपके पास, जो कि क्या होती है? लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू कितनी दे रखी है? 3:1 दे रखी है। इन्वेंट्रीज 3 लाख की है। अच्छा एक बात बताइए, इन दोनों में कॉमन क्या? करंट लायबिलिटी कॉमन है ना? तो मैं मान लेता हूं कि लेट करंट लायबिलिटीज बराबर क्या हो गया? एक्स। मान लिया। अच्छा, अगर मुझे यहां मैं लेके चलूं तो मेरे पास क्या होता? मैं मान के चल रहा हूँ कि अब करंट रेशो क्या हो जाएगी मेरी? करंट एसेट्स कौन में क्या हो जाएगा? यानी कि एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4.5। ऐसे हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो करंट एसेट्स किसके बराबर हो जाएगी? 4.5 एक्स के बराबर हो जाएगी। यही तो हो गया। ठीक है जी। अब करंट एसेट्स मेरे पास है, अब मैं लिक्विड रेशो को लेके चलता हूँ। लिक्विड रेशो जो कि किसके बराबर है मेरी? करंट एसेट्स की वैल्यू कितनी है? लिक्विड एसेट्स मेरे पास कितनी है? लिक्विड एसेट्स है 4.5x। ठीक है, माइनस, क्या करना चाहिए इसमें से? माइनस इन्वेंट्रीज। कितने की इन्वेंट्रीज हैं? 3 लाख की। एग्री करते हो इस बात से, नहीं करते हो? हाउ टू कैलकुलेट क्विक एसेट्स, प्लीज ध्यान दीजिएगा। क्विक एसेट्स कैसे निकलेगी? करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री क्वेश्चन में गिवन है, और नीचे करंट लायबिलिटी करता हूँ एक्स, जो कि किसके बराबर दे रखा है हमारे पास क्वेश्चन में? 3:1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो क्या हो जाएगा? 4.5x माइनस 3 लाख इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। 4.5x माइनस 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 लाख हो जाएगा। और कितना? 1.5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 लाख हो जाएगा। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 लाख डिवाइडेड बाय कितना? 1.5। पॉइंट हटा के एक जीरो बढ़ा दिया तो कैसे करूंगा? व्हाट इज द वैल्यू? 1 2 3 4 5। इज इट फाइन? 2 लाख निकला ना? 2 लाख निकला। व्हाट वी गॉट? एक्स निकल गया। ठीक है जी। क्या चीज निकल गई हमारे पास? एक्स। एक्स इज व्हाट? करंट लायबिलिटी है एक्स हमारे पास। अब मुझे क्या निकालना है इसमें? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स किसके बराबर है? 4.5 इंटू कितना? 2 लाख के बराबर। तो कितना हो जाएगा बताइए? 9 लाख। और क्या निकालने के लिए बोला है? क्विक एसेट्स कैसे निकलेगी अब? करंट एसेट्स कितने की है? 9 लाख। माइनस क्या कर दूंगा उसमें से? 3 लाख। तो क्या निकल आएगा? 6 लाख निकल आएगा। दैट्स अवर आंसर। सारी चीजें निकल आई। नोन से अननोन की तरफ चलना है सिर्फ आपको। दिस इज योर इलस्ट्रेशन नंबर 29। 27 करिए फटाफट से।
अगर हो गया हो तो बताइए। 27 में दिक्कत आ रही है किसी को? 27 के बाद आप लोग लेके चलिए 33। 27 के बाद 33। फिर हो गया, 27 इज डन। 33। 33 में दिक्कत आई किसी को? ऑनलाइन बताइए अगर कोई क्वेश्चन करना है 27 to 33। 33 करके दिखाने की, 33 कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। देखिए, पेज नंबर है इसका 3.21। आपको बोला गया कि आपको क्विक रेशो निकालनी, सीधी सी बात है, क्विक रेशो पहला काम है, फॉर्मूला लिख लीजिए। करंट असेट्स नहीं, क्विक असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। तो हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन, हमारे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास तो, लेकिन ना मेरे पास करंट लायबिलिटी ना कुछ भी नहीं। टोटल आउटसाइड डेट दे रखे हैं और लॉन्ग टर्म बोरोइंग दे रखी है। देखो दिख रहे, पता चल रहा है वैसे तो। टोटल, टोटल क्या दे रखी है, आउटसाइड डेट दे रखी है मेरे पास। तो मैं क्या कर सकता हूँ? चलो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम ऐसा करते हैं, करंट एसेट्स निकालते हैं। वो कैसे निकलेगी जरा देखिए। टोटल नहीं, टोटल आउटसाइड डेट दे रखे ना, और मुझे चाहिए टोटल आउटसाइड डेट। भाई किसके बराबर होता है ये? नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटी के बराबर होगा, नहीं होगा? टोटल आउटसाइड डेट इसके बराबर होगा। व्हाट इज नॉन करंट लायबिलिटी इन द क्वेश्चन? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये प्लस करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में गिवन है? करंट लायबिलिटी नहीं गिवन है। और टोटल आउटसाइड डेट कितने के हो गए? 14,40,000 के। तो अब मुझे बताइए 14,40,000 इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितने के हमारे पास? 480 के, प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस कितने के हमारे पास? 480 के, प्लस करंट लायबिलिटी हमें नहीं मालूम है, छोड़ दिया। ये टोटल कितना हो गया? 14,40,000 इज इक्वल टू 960 प्लस करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी किसके बराबर हो गया? 1440 माइनस 960, कितना वैल्यू आ गई बताइए? 1440 960 कितना आएगा? 480। यू गॉट फर्स्ट पार्ट। मेरा बुक ने पहले करंट असेट्स निकाली, मैंने पहले करंट लायबिलिटी निकाली, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, सीक्वेंस से कोई मैटर नहीं करता, आपको दोनों कंपोनेंट निकलने चाहिए। चलिए, अब हम ढूंढते हैं क्या, करंट असेट्स निकालने के लिए। हाँ, तो टोटल असेट्स किसके बराबर होती है? नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स का, एवरीबॉडी नोज दिस। नॉन करंट असेट्स के अंदर क्या क्या जुड़ता है? नॉन करंट असेट्स के अंदर क्या क्या जुड़ रहा है? फिक्स असेट्स जुड़ रही हैं, प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जुड़ रहा है, अच्छा खासा पढ़ चुके हैं इसके बारे चैप्टर 1 में हम लोग, प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जुड़ चुका है। और बस ये तो हो गया हमारे पास। क्या क्या हो गया ये हमारे पास? ये नहीं नहीं, ये तो हमारे पास क्या, नॉन करंट असेट्स हुई ना। ठीक है, और हमें चाहिए क्या? करंट असेट्स चाहिए ना हमारे पास। तो टोटल असेट्स, सुन रुक जा, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, तो फिर हमें करंट असेट्स तो निकल ही आएगा, प्लस करंट असेट्स। अच्छा आप बोलेंगे सर करंट असेट्स की फिगर तो दे रखी है, प्रीपेड इन्वेंट्री। प्रीपेड इन्वेंट्री से कोई मतलब नहीं है। प्रीपेड इन्वेंट्री तो हमें क्विक असेट्स निकालने में काम करेगा ना। अब मुझे बताइए टोटल असेट्स की वैल्यू कितनी आपके पास है? 19,20,000। आइए देखें, 1920 इज इक्वल टू फिक्स असेट्स की वैल्यू बताइए कितनी है? 720, प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है? 1,20,000, प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस की वैल्यू कितनी है? 120, और प्लस करंट असेट्स। फिर से दोबारा से देखें, 19,20,000, ये टोटल करिए कितना आता है? 7 8 9, 9 लैक्स, 960, 960 प्लस
करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स किसके बराबर हो गई? 19,20,000 माइनस 960। व्हाट इज द वैल्यू? व्हाट इज द वैल्यू? हाँ, 960 ही आ गया। अब तुम जान रहे हो करंट, अब तुम जान रहे हो क्विक एसेट्स किसके बराबर होता है? करंट एसेट्स क्या क्या दे रखी है आपके पास? इन्वेंट्रीज, पूरी इन्वेंट्रीज माइनस कर दी, पूरा प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर दिया। तो बताइए, अब मेरे क्विक एसेट्स की वैल्यू क्या आ गई? देखिए यहाँ पर करंट एसेट्स कितना था? 960। व्हाट वाज इन्वेंट्रीज? 228। एंड व्हाट वाज प्रीपेड? 12,000। भाई कितना आ गया क्विक एसेट्स? कितना हो गया ये सब है? कितना वैल्यू आ गई? 7,20,000। दोनों कंपोनेंट आपके पास आ गए, करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स दोनों आ गए। तो अब आप फॉर्मूले में रख के इसको निकाल सकते हैं, क्या वैल्यू आई? क्विक एसेट्स कितना दिख रहा है हमारे पास? 720, और करंट 480। तो यानी कि 1.5:, नोन से अननोन की तरफ चलना हमेशा होता है, नोन से अननोन की तरफ। चलिए एक और क्वेश्चन देख लिए फटाफट से। अभी देख लो ना फटाफट से। ये 35, 35 नहीं, रुको, 31, इलस्ट्रेशन 31, 31, 31, 31, 31 किया। इसमें पता है कि दो आइटम दे रखे हैं, वर्किंग कैपिटल और करंट रेशो, और आपसे पता नहीं क्या क्या कैलकुलेट करवा रहे हैं। कुछ मुश्किल नहीं है, ओरल क्वेश्चन है, पता है ये कैसे? देखिए, क्विक रेशो, वर्किंग कैपिटल है 6 लाख, करंट रेशो 2.5:1 है। तो अगर मैं मान लूं करंट लायबिलिटी एक्स करके, तो मेरे पास करंट एसेट्स आ जाएगी, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी से वर्किंग कैपिटल आ जाएगी, वर्किंग कैपिटल से एक्स की वैल्यू निकल आएगी, और उससे हमारा क्या निकलेगा? करंट एसेट्स, उसमें से आप इन्वेंट्री माइनस करेंगे, क्विक आ जाएगा। ओरल क्वेश्चन है, दिखने में भारी लगता है, मत करो। 35 करिए, 35, 35, प्लस टू 35। हाँ 35, इलेस्ट्रेशन 35 करिए। डाउट बच्चे ने उठाया कि सर जब वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो करंट एसेट्स में डेटर में से प्रोविजन माइनस नहीं करना होता आपका, ठीक है? और क्या बोले, इन्वेंट्री को भी नहीं हटाना होता, क्योंकि वर्किंग कैपिटल जो है वो वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन सॉल्वेंसी रेशियो का पार्ट नहीं है। ये काम हम सिर्फ सॉल्वेंसी रेशियो में करेंगे, बाकी किसी रेशियो में ये काम नहीं करेंगे। सॉल्वेंसी मतलब पैसा कितना आ रहा है, वर्किंग कैपिटल में आपके पास खर्च करने के लिए कितना है वो मायने रखता है, ये थोड़ी कि कितना आ रहा है। तो जब हम पैसे की रिकवरी की बात करते हैं कि करंट से कितना पैसा रियलाइज होगा, नॉन करंट से कितना रियलाइज होगा, वो सॉल्वेंसी रेशियो, वहां पर हम उसका ध्यान रखते हैं, इधर नहीं ध्यान रखते हैं उस चीज का। मैंने अभी आपको बताया वर्किंग कैपिटल बिल्कुल नॉर्मल करंट एसेट्स और नॉर्मल करंट एसेट लायबिलिटी, करंट एसेट्स में कोई, देखिए, फिक्टिशियस को तो ऑब्वियसली माइनस कर, प्लीज समझिएगा, वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन करते समय जो प्रोविजन माइनस कर रहे हैं वो नहीं करना, है ना? क्यों नहीं करना पता है? देख, मैं समझाऊं आपको। क्योंकि करंट एसेट्स टोटल डेटर, मतलब टोटल डेटर चलेगा, और प्रोविजन तो करंट लायबिलिटी के अंदर चला जाएगा, तो अलग से क्या माइनस करना? इज दैट क्लियर? ठीक है। प्रोविजन तो करंट लायबिलिटी का पार्ट होता है ना, अलग से नहीं करना। हाँ, वो जो आप इन्वेंट्री वगैरह माइनस करते थे वो नहीं माइनस करनी है। फिक्टिशियस तो हम वैसे ही नहीं लेके चलते करंट एसेट्स के अंदर। सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है कि आपको प्रोविजन वगैरह, सॉरी, ये आपका कौन सा वाला पार्ट, इन्वेंट्री वाला पार्ट माइनस नहीं करके चलना है। वो सिर्फ ठीक है। सॉल्वेंसी रेशियो में चलता है, यहाँ नहीं चलता। तो वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन सॉल्वेंसी रेशियो का पार्ट नहीं है। इज दैट क्लियर? यस सर। चलिए, सो वी आर वाइंडिंग अप टुडे, थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। कल मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को वाइंड अप करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू